नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको नाड़ी की कुछ और चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ, यानी नाड़ी ज्योतिष के बारे में कुछ और आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि अगर एकदम मैं आपको सूत्र बताऊँगा तो आप थोड़ा मन में सोचते हैं कि ये कैसे लगा, इसको क्यों ऐसे देखा जाता है। तो थोड़ा सा बेसिक जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाड़ी ज्योतिष के बारे में, कि इसमें ग्रहों को और क्या क्या चीज़ें जो है देखी जाती हैं, क्या उसमें समानता है, वैदिक और नाड़ी में क्या क्या चीज़ें जो हैं मिलती जुलती हैं। तो ये सब चीज़ें एक एक करके 2 वीडियोस पे आपको मैं बताऊंगा। आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियो में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आरम्भ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोज़ अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए, नाड़ी ज्योतिष बहुत ही एक इजी तरह का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ टेक्निक्स जो है आपको याद करनी पड़ती हैं, गोचर इसमें अच्छे से समझना पड़ता है। खासकर गुरुदेव शनि का गोचर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं वैदिक के हिसाब से। अगर आप नाड़ी के हिसाब से फलित करने जा रहे हैं तो यहाँ नाड़ी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों। शुक्र नाड़ी है, भृगु नंदी नाड़ी है, नंदी नाड़ी है, और बहुत सारी ऐसे शुक्र जो हैं नाड़ियाँ हैं जिनके द्वारा अलग अलग फलित किया जाता है। लेकिन ये एक सिंपल से एक टेक्निक से आप यूँ समझ लीजिए, जो मैंने जहाँ से सीखी थी वो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। तो पहले कोई भी ग्रह कुंडली में रहता है, मान लीजिए, इसको मैं उदाहरण से आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। किसी के बुध देव यहाँ पे हैं तो उसके एक घर आगे एक घर पीछे बुध से 10वें में यानी यहाँ पे, 11वें में यहाँ पे और 7वें में यहाँ पे, यानी एक घर आगे एक घर पीछे, उससे 7वें, उससे 10वें और उससे 11वें में जो भी ग्रह रहेंगे ये बुध देव पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो डालने वाले हैं। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, नोट्स के माध्यम से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा विषय है। कोई चीज़ अगर बीच में छूट जाती है तो फिर बाद में बताना मुश्किल होता है। तो ये नाड़ी ज्योतिष का पहला जो है एक सूत्र है, ये आपको याद कर लेना है। ज़्यादा महत्व यहाँ पे क्या दी गई है, जो ग्रह उसके एक घर आगे होगा या एक घर पीछे होगा या उसके एक घर सामने होगा, बहुत फलित जो है उन सूत्रों से किया जाता है। ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं छोटे छोटे सूत्र बताऊंगा कि इस ग्रह के आगे कौन सा ग्रह है या पीछे कौन सा ग्रह है, तो क्या फल जो है वो हो सकता है। जैसे एक छोटी सी वीडियो मैंने अभी बनाई थी पहले, जिसमें 15-20 आपको मैंने सूत्र बताए थे। तो ये पहली जो टेक्निक है ये आप याद कर लीजिए। और कोई भी ग्रह जिसके एक घर आगे अगर उसका मित्र ग्रह है और एक घर पीछे भी अगर मित्र ग्रह है, तो उस ग्रह का सबसे ज़्यादा परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। और इसका उल्टा होगा, अगर एक घर आगे शत्रु होगा, एक घर आगे मित्र होगा, तो उस ग्रह का सबसे ज़्यादा बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो मित्र और शत्रुता जो होती है वो वैदिक के हिसाब से ही ली जाती है। उसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पढ़ सकते हैं किसी भी किताब में। आपको ये जो चक्र है बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। अब कोई भी ग्रह कुंडली में जब राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मान लीजिए बुध देव जो है शुक्र की राशि में, बुध देव शनि की राशि में हो, शनि देव बुध की राशि में हो, तो ये जो ग्रह होंगे जब इनका समय चलेगा, दशा चलेगी, महादशा अंतरदशा चलेगी, ये आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे दोस्तों। ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ भी जो है वो बताऊंगा। कोई भी ग्रह अगर कुंडली में वक्री होता है, यहाँ बुध देव का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए बुध देव अगर कुंडली में वक्री हैं, तो ये वक्री ग्रह जो होंगे अपने एक घर पीछे भी इनकी उपस्थिति मानी जाएगी। यहाँ बुध देव देखिए 10वें घर में मान लेते हैं कि बुध देव यहाँ वक्री हैं, तो बुध देव की उपस्थिति 9वें भाव में भी मानी जाएगी और 9वें भाव से ये
दृष्टि भी डाल सकेंगे तीसरे भाव पे। बुध देव यहाँ चौथे भाव पे दृष्टि भी डालेंगे, तीसरे भाव पे भी दृष्टि डालेंगे अगर ये वक्री हो जाएंगे। और अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह है और वो अपनी दृष्टि नवम भाव पे डालेगा तो बुध देव क्योंकि वक्री हैं और इनकी उपस्थिति नवम भाव में भी मानी जाएगी, तो उस ग्रह का प्रभाव जो है ये बुध देव पर पड़ने वाला है दोस्तों। ये एक विशेष नियम है नाड़ी का, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जब फलित जो के सूत्र जो आएंगे वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो निकल कर आने वाला है। वक्री ग्रहों को बहुत जो है महत्वता दी गई है नाड़ी ज्योतिष में, इनसे निकलकर बहुत से फलित आते हैं। अब और आगे चलते हैं। तो ये कुछ छोटे से सूत्र हैं। और अब कौन सा ग्रह बली होगा, कौन सा ग्रह कमज़ोर होगा, ये लगभग वैदिक की तरह ही मिलते जुलते कुछ नियम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कोई भी ग्रह उच्च का होगा तो वो बली होगा, कोई भी ग्रह कि एक घर आगे उसका मित्र होगा तो वो बली होगा, एक घर पीछे उसका मित्र होगा तो वो बली होगा, उससे सातवें में अगर कोई ग्रह होगा तो वो ग्रह बली होगा। और कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि से अगर एक घर पीछे होगा तो उसको बली माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बुध देव 5 नंबर राशि में है और 6 नंबर जो राशि होती है ये बुध देव की उच्च राशि है। क्योंकि बुध देव उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं तो यहाँ बुध देव को बली माना जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अगर आसपास दोनों तरफ मित्र ग्रह होंगे तो भी बुध देव को, और जिस भाव में ये युति बनेगी उसको भी बहुत ज़्यादा बली माना जाता है। तो इसी तरह से जब उल्टा होगा, कोई भी ग्रह नीच राशि में होगा, अपनी शत्रु राशि में होगा या अपनी नीच राशि से एक घर पीछे होगा तो उसको जो है कमज़ोर माना जाएगा। उसके दोनों तरफ अगर शत्रु ग्रह होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब कोई भी ऐसा ग्रह जिसके एक घर आगे एक घर पीछे और उससे बिल्कुल सातवें में अगर कोई भी ग्रह नहीं होगा तो उस ग्रह को बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाएगा दोस्तों। ये लगभग केंद्रुम दोष की तरह ही इसको माना जाता है। जैसे वैदिक में आप देखते हैं कि चंद्रमा के एक घर आगे कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, उसके सामने यानी 180 डिग्रीज पे भी कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा वहाँ कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह ये जो रूल है ये नाड़ी में भी लगाया जाता है और ये हर ग्रह के ऊपर आपको लगाना है। तो हर ग्रह इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह जो है वो कमज़ोर है। इसमें आप इस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कोई भी ग्रह जब अपने शत्रु के साथ विराजमान हो जाएगा, मान लीजिए बुध देव हैं, उनके शत्रु यहाँ बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव और बुध देव में शत्रुता होती है दोस्तों। अगर ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो बुध देव के लिए या बृहस्पति देव के लिए एक ये अच्छा फल जो है नहीं देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली क्योंकि ये दोनों एजुकेशन के कारक माने जाते हैं, विद्या के कारक माने जाते हैं, इंटेलिजेंस के कारक माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की युति कहीं अच्छे प्रभाव भी आपको दे सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक जो है व्यक्ति बना सकती है। लेकिन अगर किसी भी ग्रह के साथ उसका शत्रु ग्रह आके विराजमान हो जाता है तो उस ग्रह पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाता है। कोई भी ऐसा ग्रह जिसके साथ 2 पापी ग्रह उसी राशि में बैठ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ित माना जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। राहु केतु को बहुत ही पापी ग्रह माना गया है नाड़ी ज्योतिष में। तो जब भी राहु देव के साथ कोई ग्रह बैठेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, या केतु देव के साथ कोई ग्रह बैठेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जिन राशियों में राहु देव केतु देव विराजमान होंगे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। लेकिन जब ये सूर्य देव के साथ केतु देव बैठते हैं, क्योंकि अभी सूर्य देव के बारे में मैं बात करूंगा आगे, लेकिन ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि राहु देव केतु देव की बात हो रही है। सूर्य देव के साथ केतु देव की युति बहुत अच्छी मानी जाती है नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से दोस्तों। ये आपको
शौर्य दिलवा सकती है, नाम दिलवा सकती है, आपको फेमस करवा सकती है। तो ये युति जो होती है अच्छी मानी जाती है नाड़ी ज्योतिष में। राहु को मुख कहा गया है नाड़ी ज्योतिष में, और केतु को जो है पूंछ कहा जाता है नाड़ी ज्योतिष में। ये कुछ साधारण से नियम हैं जब आप फलित करेंगे नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, तो आपको ये सारे जो सूत्र हैं वो याद रखने हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब नाड़ी की आप टेक्निक्स लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, जो एक टेक्निक आप लगा लेंगे फिर उसको बहुत सी कुंडलियों पे आप उसको चेक करेंगे तो ज़्यादातर ये ठीक बैठती हैं। लेकिन जो फलित होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पहले भी व्हाट्सअप आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और मेल्स भी आ रही हैं, जो फलित होता है वो 60% टू 70%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो फलित होगा वो 60 या 70% से ज़्यादा निकल कर नहीं आता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं 100% सटीक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है वो गलत बोल रहा है दोस्तों। कोई भी एस्ट्रोलॉजर इतना निपुण नहीं होता है कि वो 100% सटीक प्रेडिक्शन कर सके। सब एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन 60 या 70% तक ही सही जाती है। 30% उसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हाँ, कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हों जिनको ज्योतिष के अलावा भी कुछ और ज्ञान होता है, जो उनके पास बहुत इंट्यूशन पावर होती है, या जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके पास एक इंट्यूशन पावर होती है दोस्तों, जो ज्योतिष से भी ऊपर होती है। तो वो लोग जो हैं वो 80 से 90% तक सही जो फलित है वो कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ, या कोई भी अभी मेरी वीडियोस जो बहुत सारी आई हैं अष्टम भाव में अलग अलग ग्रहों की, तो वो एक साधारण टेक्निक्स हैं दोस्तों, एक साधारण फल है। जब ग्रह वहाँ रहता है तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि किस ग्रह की दृष्टि किस ग्रह पर पड़ रही है। अभी एक कमेंट मेरे पास आया था कि अष्टम भाव में चंद्रमा है मेरी कुंडली में, लेकिन मेरी माता की जो आयु है वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, या पता या है, मेरे को उन्होंने ये बताया नहीं कि वो 95 ईयर्स की उनकी आयु थी। तो देखिए, ये मैंने कभी नहीं कहा था। जब मैंने चंद्रमा की वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि माता को कष्ट हो सकता है, उनको रोग हो सकता है, या उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अब ये फल आपने चंद्रमा देखा, अपनी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, लेकिन ये फल निकल कर नहीं आ रहा है। तो इसका क्या कारण होता है कि इस चंद्रमा पर जो अष्टम भाव में बैठे हैं उन पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो सकती है, या चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में बैठे हों जिसके स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो वहाँ जो फलित है वो बदल जाता है दोस्तों। लेकिन जो साधारण फलित है सिर्फ वही मैं आपको बताता हूँ। तो कृपा करके कोई भी टेक्निक जब मैं आपको बताता हूँ तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब अपने विषय पर और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा विषय जो है यहाँ भटक गया था। अब ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो फिर उसको मैं आज इस वीडियो को ग्रहों के बताने के बाद यहीं विराम करूँगा। अगली वीडियो में और आपको डिटेल्स में बताऊँगा। बृहस्पति देव को माना जाता है जीव कारक। जिस तरह से वैदिक में भी बृहस्पति को जीव कारक माना गया है, तो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में आपको देखना है, उसकी आयु के बारे में आपको देखना है, वो देखने में कैसा होगा उसके बारे में आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें नाड़ी में हम देखेंगे बृहस्पति देव द्वारा, क्योंकि उसको जीव कारक माना जाता है। जीव कारक मतलब व्यक्ति स्वयं, कोई उसको चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये सब बृहस्पति से देखा जाता है दोस्तों। तो बृहस्पति के आगे कौन सा ग्रह है आपकी कुंडली में, या उनके पीछे कौन सा ग्रह है, उनके 7वें घर में कौन सा ग्रह है, इससे बहुत सारे फलित जो हैं वो निकल कर आएंगे। ये सारे फलित एक एक करके आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अब शनिदेव को माना गया है आपके व्यवसाय का और आपकी नौकरी का कारक दोस्तों।
तो शनिदेव के एक घर आगे एक घर पीछे, उनसे 10वें 11वें और 7वें में जो जो ग्रह रहेंगे वही वही ग्रह आपके व्यवसाय, अपनी आपकी नौकरी को प्रभावित करेंगे। ये नाड़ी की टेक्निक्स हैं दोस्तों। खासकर जब शनि से दशम भाव में या शनिदेव से दूसरे भाव में जो ग्रह रहते हैं, ग्रह नहीं होंगे, जो राशि होगी वो बहुत ज़्यादा आपके व्यवसाय की तरफ आपको दर्शाती है कि व्यक्ति क्या व्यवसाय कर सकता है, किस तरह की नौकरी कर सकता है। तो ये आने वाली वीडियोस में इसको जो है डिस्कस करेंगे। अब तीसरा बात करते हैं सूर्य देव के बारे में। तो सूर्य देव को जैसे वैदिक में माना गया है कि पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, ऊंचाइयों के कारक हैं, आपको नाम मिल सकता है, शौर्य मिल सकता है, ये सब सूर्य देव से ही देखा जाता है। और सूर्य देव की युति केतु देव के साथ नाड़ी में इसको बहुत अच्छा योग जो है वो माना गया है। ये आपको नेम फेम दे सकता है अगर इनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है। और एक चीज़ शनिदेव के बारे में मैं बताना भूल गया हूँ, शनिदेव को बड़े भाई का भी कारक माना जाता है वैदिक नाड़ी ज्योतिष में दोस्तों, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव को भी जैसे वैदिक में माता का कारक माना गया है, इसको माता का ही कारक माना जाता है और ये एक जल ग्रह है। और जैसे वैदिक में जिस जिस चीज़ों का कारक इसको माना गया है, नाड़ी में भी उसको इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों का कारक माना जाता है। और मंगल देव को भी छोटे भाइयों का कारक माना गया है, ये भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। जैसे मंगल देव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, तो जैसे वैदिक में होता है सेम यही नियम यहाँ पे भी है। और मंगल देव एक पुरुष ग्रह हैं, सूर्य देव एक पुरुष ग्रह हैं, जैसे नियम वैदिक में है सेम ये नाड़ी में नियम एक जैसे रहते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र देव की बात करते हैं। अब शुक्र देव जो हैं पत्नी के कारक माने जाते हैं, तो शुक्र देव के साथ कोई भी ग्रह अगर युति करेगा आपकी कुंडली में, तो आपकी पत्नी की जो रिश्तेदार होंगे, जो स्त्री रिश्तेदार होंगी उनकी, आपकी पत्नी की बहनें, आपकी पत्नी की माता या उनकी और कोई कज़न सिस्टर, ये सब आप शुक्र देव के साथ कोई ग्रह युति करेगा तो उससे देखेंगे। और जातक की स्वयं की पत्नी, उनकी माता या उनकी बहनों के बारे में, यानी जिस जातक के बारे में आप बात करेंगे वो भी आप शुक्र देव के साथ अगर कोई ग्रह रहेगा उससे देखेंगे। और शुक्र देव के आगे पीछे कौन से ग्रह हैं, तो वो आपकी पत्नी के ऊपर या अपनी बहनों के ऊपर या पत्नी की जो बहनें होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा या अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये सूत्र हैं वो आने वाले समय में आपको बताऊंगा। इसी तरह से बृहस्पति देव को एजुकेशन का कारक माना गया है, ये पहले ही मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं मंगल देव की। और एक यहाँ पे कंडीशन है वो लिख लीजिए, मंगल देव को पति का कारक माना गया है नाड़ी में दोस्तों। तो जब भी आप स्त्री की कुंडली देखेंगे, मंगल देव के साथ जो भी ग्रह रहेंगे वो स्त्री के जो रिश्तेदार होंगे, जो मेल रिश्तेदार होंगे, जो पुरुष रिश्तेदार होंगे, उनके बारे में देखा जाएगा दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो विषय है। मंगल देव और शुक्र देव की युति, उनके साथ कोई भी ग्रहों की दृष्टि, ये कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा उसके बारे में देखा जाता है इन दो ग्रहों से। और आपकी संतान को लेकर कुछ परेशानी या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम, वो सूर्य और शुक्र देव से देखा जाता है यहाँ पे नाड़ी ज्योतिष में दोस्तों। तो ये नाड़ी ज्योतिष के थोड़े से विभिन्न तरह के सूत्र हैं, ये आप याद कर लीजिए यहाँ पे। और वैदिक की तरह राहु देव को भी आपके दादा का कारक माना जाता है और केतु देव को आपकी माता की तरफ के जो एल्डर पर्सन होते हैं उनको माना जाता है दोस्तों। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। चंद्रदेव को ट्रैवल का कारक माना गया है, विदेश सेटलमेंट का कारक माना गया है। केतु देव को भी विदेश सेटलमेंट का कारक माना जाता है। तो राहु केतु के बीच में जब कोई ग्रह आ जाएंगे तो उन ग्रहों पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और राहु देव को यहाँ पे एक और चीज़ को लिया गया है नाड़ी में, ऐसे व्यक्ति जो लीडर्स होते हैं, जिनको बहुत से लोग जो है फॉलो करते हैं,
उनको भी राहु देव से लिया गया है यहाँ पे दोस्तों। तो ये कुछ सूत्र हैं, ये आप सब नोट कर लीजिए। जब एक एक करके नाड़ी की और मैं आगे चीज़ें बताऊंगा तो ये सारे सूत्र उसमें काम आने वाले हैं। अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें हम राशियों के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ ग्रहों के और छोटे छोटे जो कारकत्व होते हैं जो राशियों के साथ जुड़े रहते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। प्लस जब एक दो ग्रह एक साथ युति करते हैं तो किस किस चीज़ों को दर्शाते हैं उनके बारे में भी अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं, और जो लोग और नाड़ी की टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अभी कुछ समय बाद एक वेबिनार जो है वो करने जा रहा हूं, जिसमें मैं नाड़ी के और अलग अलग सूत्र बताऊंगा दोस्तों। तो वेबिनार का लिंक जो है मैं पहले एक हफ्ता पहले आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, और जो उस वेबिनार में भाग लेना चाहेंगे वो कृपा करके मुझे व्हाट्सएप पहले से ही भेज सकते हैं दोस्तों। जय शनिदेव।